आखिरकार राजकुमारी संजना महारानी पर नजर रखने लगती है। एक दिन रात का समय होता है, तब राजकुमारी देखती है महारानी कहीं पर जा रही है। महारानी इतनी रात को कहाँ जा रही है, वो भी अकेले, बिना किसी को बताए। मुझे इनका पीछा करना चाहिए। राजकुमारी रानी का पीछा करती है। राजकुमारी ने देखा रानी एक गुफा के सामने जाकर रुक गई। उसने अपना रूप बदल लिया और अब वो एक भयानक राक्षस बन गई। ये वही राक्षस था जो उसके सपनों में आता था। क्या रानी एक राक्षस है? ऐसा कैसे हो सकता है? वो इतनी सालों से महल में है और किसी ने देखा नहीं कि वो एक राक्षस है। मुझे महाराज को अभी बताना होगा। राजकुमारी वहाँ से महल लौट आई और महाराज के पास जाती है ताकि वो उन्हें सच्चाई बता सके। महाराज, महारानी ही असली राक्षस है। मैंने स्वयं अपनी आंखों से उन्हें राक्षस का रूप लेते हुए देखा है। वो वर्षों से आपको धोखा दे रही है। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। माना कि वह तुमसे प्रेम नहीं करती, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि वह राक्षस है। वह मेरी पत्नी है। यदि आपको मेरी बात पर विश्वास नहीं है तो ठीक है, आप मेरे साथ चलिए और स्वयं अपनी आंखों से देख लीजिए। तब आपको विश्वास हो जाएगा कि महारानी ही राक्षस है। यदि ऐसा है तो मैं तुम्हारे साथ चलने के लिए तैयार हूँ, किंतु याद रहे, अगर तुम्हारा संदेश असत्य हुआ तो मैं तुम्हें कभी क्षमा नहीं करूँगा। रात्रि का समय होता है। राजकुमारी महाराज को लेकर जंगल की ओर जाती है, जहाँ राजकुमारी और राजा एक पेड़ के पीछे छुप जाते हैं। राजा और राजकुमारी देखते हैं। थोड़ी देर बाद महारानी वहाँ पर आ गई और एक भयानक राक्षस के रूप में बदल गई। देखा महाराज, राक्षस रानी के रूप में हमारे महल में रह रही थी। ये सब कुछ बर्बाद कर देगा महाराज। तभी राजा और राजकुमारी की नजर उस स्त्री पर पड़ती है जो हूबहू रानी की तरह दिखती है और एक रस्सी से बंधी हुई है। वो असली महारानी थी। मुझे यहाँ से जाने दो। वर्षों तक तुमने यहाँ पर कैद रखा। आखिर मेरी क्या गलती है? तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रही हो? मेरा सपना है कि एक दिन मैं उस सिंहासन पर बैठूं जिस पर राजा बैठता है। एक दिन मैं उस सिंहासन को प्राप्त करके रहूंगा। मैं अपूर्णपुर पर राज करूंगा। राजा आश्चर्य से भर जाता है। राजा और राजकुमारी संजना दोनों देखते हैं। दरअसल राक्षस ने असली महारानी को कैद कर लिया है और स्वयं महारानी बनकर महल में रहता है ताकि राजगद्दी प्राप्त कर सके। हमें हर हाल में रानी को बचाना होगा और इस राक्षस को समाप्त करने का रास्ता ढूंढना होगा। हाँ महाराज, इसी ने आपकी हत्या करने की पूरी योजनाएं बनाई है। इसी ने मेरी माँ को भी मारा था। महाराज, हमें इसे हर हाल में खत्म करना होगा। राजा और राजकुमारी दोनों साधु महात्मा के पास जाते हैं और उन्हें पूरी बात बताते हैं। महाराज, उस राक्षस को खत्म करना इतना आसान नहीं होगा। वह राक्षस मनचाहा रूप ले सकता है और उसकी शक्तियां असीमित हैं। उसके प्राण एक गुप्त दिए में छिपे हैं जो एक रहस्यमयी गुफा में जलता है। जब तक वह दिया जलता रहेगा, राक्षस अमर रहेगा। साधु महात्मा राजा और राजकुमारी को योजना बताते हैं कैसे राक्षस को खत्म किया जा सकता है। राजा और राजकुमारी संजना साधु महात्मा का सुझाव मानते हैं। वो दोनों महल लौट आते हैं। अरे महारानी, आप कहाँ जा रही हैं? मुझे आपसे कुछ जरूरी बात करनी है। यहाँ बैठिए। मैं जानता हूँ कि आप राजकुमारी को पसंद नहीं करती, लेकिन फिर भी मैं माता पिता होने के नाते हमें उसके विषय पर सोचना चाहिए। महाराज, ये लड़की मेरी जिम्मेदारी नहीं है। आप इसे लेकर आए थे, इसीलिए आप ही उसके भविष्य के बारे में सोचे और फैसला ले। मैं नहीं जानती वो क्या करेगी। मुझे कुछ आवश्यक कार्य है, इसीलिए मुझे जाना है। राजा रानी को अपनी बातों में फंसाए रखते हैं। रानी उस दिन महल से नहीं निकल पाती। इधर राजकुमारी छुपते हुए उस गुफा में जाती है और असली महारानी कैद होती है। तुम कौन हो लड़की? तुम्हें यहाँ का पता किसने बताया? तुम यहाँ से चली जाओ, वो दुष्ट राक्षस आता ही होगा। यहाँ तुम्हारी जान को खतरा है। महारानी, मैं आपको बचाने आई हूँ। आज के बाद आप कैद नहीं रहेंगी। मुझ पर विश्वास कीजिए, मैं महल से आई हूँ। क्या सचमुच तुम मेरी जान बचाने आई हो? उस दुष्ट राक्षस ने मुझे यहाँ वर्षों से कैद करके रखा है और स्वयं महल में जाकर रानी बनकर रह रहा है। महाराज ठीक तो हैं? उसने उन्हें नुकसान तो नहीं पहुँचाया ना?
महाराज बिल्कुल ठीक है महारानी, चलिए मैं आपकी रस्सियाँ खोल देती हूँ, फिर हम आपको यहाँ से बचा कर ले जाएंगे। मेरी रस्सी खोलने से पहले तुम्हें राक्षस की शक्ति को कम करना होगा। इस गुफा के अंदर एक रहस्यमय दिया जल रहा है, वो कभी नहीं बुझता, हमेशा जलता ही रहता है। अगर तुम उस दिए को बुझा दो तो राक्षस की शक्तियाँ कम हो जाएगी और वो कमजोर पड़ जाएगा। रानी की बात मानते हुए राजकुमारी गुफा के अंदर जाती है। पहले उसे कोई रोशनी दिखाई नहीं देती, लेकिन जब वो आगे बढ़ती है तब उसे एक छोटा सा रहस्यमयी दिया दिखाई देता है, जिसकी लौ धीमी लेकिन स्थिर थी। लगता है यही वो दिया है, मुझे इसे बुझा देना चाहिए, जिससे राक्षस की शक्ति कम हो जाएगी। राजकुमारी जैसे ही दिए को बुझाती है, गुफा के बाहर एक भयानक चीख सुनाई देती है। राक्षस दर्द से करा रहा था और उसकी शक्तियाँ कम हो रही थी। राक्षस गुफा के पास आ जाता है। कौन है जिसने मेरी शक्तियों को कम करने की कोशिश की? मैं आज किसी को नहीं छोड़ूंगा। तुम्हारा अंत हो चुका है दुष्ट राजकुमारी। आज तुम्हारे जीवन का आखिरी दिन है, अब तुम नहीं बच सकती। राजकुमारी जल्दी से दिया बुझाकर बाहर आती है, तभी देखती है राक्षस वहाँ पर आ चुका है अपने भयानक रूप में। यही समय है, अब इसकी शक्तियाँ खत्म हो रही है, मुझे इस पर अभी वार करना चाहिए। राजकुमारी तलवार उठाती है और राक्षस पर हमला कर देती है। राक्षस कमजोर पड़ने लगता है, लेकिन फिर भी वो शक्तिशाली था। राजकुमारी और राक्षस के बीच एक भयंकर युद्ध छिड़ गया। तलवार की चमक और राक्षस की गर्जना से पूरा जंगल गूंज उठा। राजकुमारी ने अपनी पूरी शक्ति और कौशल से लड़ाई लड़ी। थोड़ी ही देर में राजकुमारी की एक सटीक वार से राक्षस की मृत्यु हो जाती है और वो हमेशा के लिए खत्म हो जाता है। तभी वहाँ पर राजा, साधु, महात्मा और मंत्री के साथ आ जाते हैं। उन्होंने दूर से ही युद्ध का परिणाम देख लिया था। मुझे अपनी बहादुर बेटी पर पूरा विश्वास था कि तुम अवश्य ही इस युद्ध की विजय होगी। बस आपका आशीर्वाद है पिताजी। यदि आपने मुझे शिक्षा न दी होती तो इस राक्षस से कभी नहीं जीतती मैं, और मेरे परिवार का बदला कभी पूरा न हो पाता। रानी को छुड़ा लिया जाता है। असली महारानी अपनी बेटी और पति को देखकर भावुक हो जाती है। राजा, राजकुमारी और अन्य सभी के साथ महल लौट आते। वो करण को भी जेल से आजाद कर देते हैं। करण अपनी बेटी और राजा को देखकर हैरान था। राजा ने करण को सारी सच्चाई बताई। करण को अपनी बेटी के रूप में राजकुमारी संजना को देखकर गर्व हुआ। राजा राजकुमारी संजना को राज्य का कार्यभार सौंप देते हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि मेरे बाद राजकुमारी संजना आप प्रजा और जनता का अच्छी तरह से ध्यान रखेंगी। इसलिए आज से प्रजा की सुरक्षा और राज्य का सारा काम राजकुमारी संजना देखेगी। राजकुमारी संजना की ताजपोशी की जाती है और वो नगर की नई रानी बन जाती है। वो एक दयालु रानी होती है और प्रजा की बहुत ध्यान रखती है। लेकिन राजकुमारी की ताजपोशी से उनका मंत्री राम खुश नहीं था। महाराज ने यह बहुत गलत किया। अरे मैंने जीवन भर उनकी सेवा की और अंत में उन्होंने एक स्त्री को मेरा राजा बना दिया। यह बहुत गलत हुआ। सचमुच मंत्री जी, मुझे बहुत बुरा लग रहा है। अब हमें एक स्त्री की जी हजूरी करनी होगी। अरे राजा का पुत्र नहीं था तो राजकुमारी का विवाह करा देते, कम से कम हमें एक अच्छा राजा तो मिलता। अरे स्त्रियों के बस में कहाँ है यह शासन और राजकाज। मंत्री को राजकुमारी संजना बिल्कुल पसंद नहीं थे। उन्होंने राजकुमारी को खत्म करने के लिए एक योजना बनाई। दोनों मंत्री जंगल की ओर जाते हैं, जहाँ पर राक्षस की जली हुई राख पड़ी होती है। हमें राक्षस को जगाना होगा और इसके लिए उस बुझे हुए दिए को जलाने की जरूरत होगी। सुना है राक्षस मरा नहीं, सिर्फ सोया है। दोनों गुफा के अंदर जाते हैं और जिस दिए को राजकुमारी ने बुझाया था वो उसे फिर से जला देते हैं। राक्षस की शक्तियाँ फिर से एकत्रित हो जाती है। वो जीवित हो जाता है, लेकिन इस बार एक विशाल और भयानक काले भेड़िए के रूप में। दोनों मंत्री गुफा से बाहर आते हैं और भेड़ियों को देखकर डर जाते हैं। मुझसे डरो मत, मैं वही राक्षस हूँ। वह दुष्ट राजकुमारी ने मेरी शक्तियाँ छीनकर मुझे समाप्त कर दिया, लेकिन अब सत्ता पलट चुकी है। अब मैं उसे नहीं छोड़ूंगा।
हाँ राक्षस, हम भी तो यही चाहते हैं कि आप कैसे भी करके राजकुमारी को खत्म कर दें ताकि हमारा रास्ता साफ हो सके। इसके लिए आपको कोई भी मदद की आवश्यकता होगी तो हम आपकी मदद जरूर करेंगे। भेड़िए के रूप में राक्षस दोनों मंत्रियों को अपनी योजना बताता है कि वो कैसे राजकुमारी को कुछ ही समय में खत्म कर देगा। मंत्री राज दरबार में भागते हुए जाते हैं। राजकुमारी जी, जल्दी चलिए। जंगल में एक भेड़िए ने भयानक हमला कर दिया है। गांव वालों को आपकी मदद की जरूरत है। चिंता मत करो मंत्री, मैं अभी सैनिकों की एक टुकड़ी गांव में भेजती हूँ। भेड़िया हमारी प्रजा का कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। हाँ महारानी, अब तो प्रजा की सुरक्षा सैनिकों के भरोसे है। गद्दी पर एक स्त्री जो बैठी है, अगर आपकी जगह कोई पुरुष होता तो वह स्वयं तलवार उठाकर उस भेड़िए को खत्म करने के लिए चला जाता। तुम ठीक कहते हो। भला राजकुमारी क्या जाने वीरता और साहस, इनका काम तो बस श्रृंगार करना है। महाराज ने खुद अपने राज्य को कमजोर कर दिया। राजकुमारी को मंत्रियों की ये बातें बहुत बुरी लगती है। स्वयं को सिद्ध करने के लिए राजकुमारी खुद तलवार लेकर जंगल जाने का निर्णय करती है। यह हुई ना बात। हम लोगों ने जो बात कही थी वो राजकुमारी के दिल पर लगी है। अब वह स्वयं को सिद्ध करने के लिए उस भेड़िए के पास चली जाएंगी। आगे की योजना तो बताने की जरूरत नहीं। जब वो राजमहल से निकल रही होती है तब राजा राजकुमारी से मिलते हैं। बेटी, मैं जानता हूँ कि जब से मैंने तुम्हें राजा बनाया है तब से हर किसी के मन में प्रश्न है कि भला एक स्त्री कैसे शासन कर सकती है। मुझे पूरा विश्वास है कि तुम यह सिद्ध करके दिखाओगी कि तुम योग्य हो। हाँ पिताजी, मैं सिद्ध करके रहूंगी। राजा बनने के लिए केवल और केवल योग्यता की आवश्यकता होती है, ना कि किसी स्त्री या पुरुष होने की। मैं आज वही योग्यता सिद्ध करने जा रही हूँ। तुम कहाँ जा रही हो बेटी? क्या मैं भी तुम्हारे साथ चलूं? मैं कुछ सैनिकों को तुम्हारे साथ भेज देता हूँ, वो तुम्हारी मदद करेंगे। पिताजी, गांव पर एक भयानक भेड़िए ने हमला कर दिया है। मैं उसको समाप्त करूंगी। कुछ मंत्रियों को मेरी योग्यता पर संदेह है, इसीलिए मैं जंगल अकेली ही जाऊंगी। राजा अपनी जादुई अंगूठी निकालकर राजकुमारी को देते हैं। वो राजकुमारी को सीख देते हुए जाने की आज्ञा देते हैं। राजकुमारी तलवार लेकर जंगल की ओर निकल पड़ती है। तभी उसकी नजर एक विशाल भेड़िए पर पड़ती है। आओ आओ महारानी, मैं तो कब से तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा था। आज मैं तुम्हें अपना भोजन बनाऊंगा। तुमसे कई जन्मों का बदला लेना है। गुफा में जलते हुए दिए की रोशनी को देखकर राजकुमारी समझ जाती है, जरूर किसी ने षड्यंत्र किया है और राक्षस को फिर से जगा दिया जाता है। इस गुफा के दिए को मैंने बुझा दिया था ताकि राक्षस की शक्तियाँ समाप्त हो जाए, लेकिन दिया जल रहा है। इसका मतलब ये है किसी मनुष्य का ये षड्यंत्र हो सकता है। मुझे बुद्धि से काम लेना चाहिए। भेड़िया राक्षस राजकुमारी को चुनौती देता है। अगर राजकुमारी स्वयं को शक्तिशाली समझती है तो वो भेड़ियों को खत्म करके दिखाए। मुझे सबसे पहले पता लगाना होगा आखिर वो कौन है जिसने दिए को जला दिया और ये राक्षस उठ खड़ा हुआ। राजकुमारी ने बहुत बहादुरी से भेड़िए राक्षस का सामना किया। उसने गुफा में जलते हुए दिए को बुझा दिया और भेड़िए को एक जादुई पिंजरे में कैद कर दिया जो उसे किसी भी रूप में बदलने से रोकेगा। सैनिकों, इस भेड़िए को महल तक लेकर चलो, लेकिन पहले मैं राजमहल जाती हूँ। तुम लोग मेरे पीछे इसे लेकर आना। राजकुमारी महल पहुंचती है और राज दरबार में सबसे कहती है, मैं जानती हूँ इस दरबार में कोई ऐसा बैठा है जिसने हमारे राज्य का अहित करने की कोशिश की। भेड़िए ने मुझे बता दिया कि वो गद्दार कौन है। ये सुनकर मंत्रियों के होश उड़ जाते हैं। वो सोचते हैं अब तो उनके पकड़े जाने का समय आ चुका है। हमें इस तरह काम नहीं करना चाहिए था। भेड़िए ने हमारा नाम ले लिया है, अब तो हमारी मृत्यु निश्चित है। अरे अरे, ऐसे कैसे उसने हमारा नाम ले लिया? उसने हमसे वादा किया था कि चाहे कुछ भी हो जाए हमारा नाम सामने नहीं आने देगा। बताओ बेटी, कौन है वो गद्दार जिसने उस राक्षस को फिर से जगाने की कोशिश की है? हम उसे फांसी की सजा देंगे।
पिताजी, वो आपके करीबी हैं, जिन्होंने राक्षस को जगाया है और वो आपके सामने बैठे हुए हैं। इतना सुनते ही मंत्री ने अपना धैर्य खो दिया। क्षमा कर दीजिए महाराज, मुझे क्षमा कर दीजिए, मैं कुछ नहीं किया। वह तो उसके कहने पर चला गया था। उसने कहा था कि हम एक स्त्री का शासन बर्दाश्त नहीं कर सकते। मंत्री, मैंने तुम पर बहुत विश्वास किया था। तुम राजकुमारी की मदद करने के स्थान पर उसे राजगद्दी से हटाने के लिए षड्यंत्र करते रहे, और वो भी इतना गिरा हुआ षड्यंत्र। तुमने राक्षस को फिर से जगाकर पूरे नगर को खतरे में डाल दिया है। सैनिकों, इन दोनों को कैद कर लो। पिताजी, भेड़िए ने किसी का नाम नहीं बताया था, लेकिन मैं जानती थी जिसने उसकी शक्ति के दिए को जलाया है वो जरूर हमारे राज दरबार का है। बेटी, मैं जानता हूँ तुम बहुत बहादुर हो। राजकुमारी, तुमने यह सिद्ध कर दिया है कि तुम योग्य हो। तुम्हारा स्त्री होना एक सौभाग्य है, कोई दुर्भाग्य नहीं। इस प्रकार राजकुमारी स्वयं को योग्य सिद्ध करती है और हमेशा के लिए प्रजा की रानी बन जाती है। प्रजा में रानी के प्रति विश्वास बढ़ जाता है। इस तरह एक दिन माँ की बेटी राज दरबार में अपने राज परिवार और अपने जन्मदाता पिता करण के साथ खुशी खुशी रहने लगती है। करण को भी एक मंत्री के रूप में सम्मानजनक पद दिया जाता है और नवपुर में शांति और समृद्धि का नया दौर शुरू हो जाता है। राजकुमारी संजना ने न केवल अपने परिवार का बदला लिया, बल्कि एक न्यायपूर्ण और सुरक्षित राज्य की स्थापना भी की।